हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जाना था और हमने ये कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी भी वस्तु में उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति के कारण होती है, साथ ही साथ उसके विन्यास यानी उसके आकार के कारण भी होती है। यहाँ पर हमने दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की थी। पहली थी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यह स्थितिज ऊर्जा बेसिकली पृथ्वी के सतह के ऊपर जो वस्तु है उसकी स्थिति के कारण होती, या हम ये कहें कि ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। और बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है कार्य का या जो आपके एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, जहां पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h वह ऊंचाई वह हाइट जहां तक आपकी जो वस्तु है उसे उठाया गया है या लिफ्ट किया। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो कि किसके कारण हुआ है, हमारे द्वारा बल लगाने के कारण हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है प्लस mgh। और वह कार्य जो कि किसके द्वारा किया गया है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है, इसे हम नेगेटिव जो है mgh से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो mgh था। अब हम जो है जो दूसरा टाइप है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये स्प्रिंग है, आपने इसको क्या किया, खींचा, दोनों साइड से इसे क्या किया, खींचा, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक्सटेंशन आया, इस प्रकार से एक्सटेंशन आ गया, खिंचाव। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिकली बल लगाने के कारण क्या हुआ है, इस स्प्रिंग के विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपके पास स्प्रिंग आपको मिली है, इसमें जो एनर्जी है वह आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, ये आपका स्प्रिंग है और इसे आप क्या करते हो, दबाते हो। दबाने के कारण क्या हुआ, इसका आकार बदल गया, जो इसकी आपको यहाँ पे मोड़ दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल पास पास आ गए, और यहाँ पे क्या हुआ, विन्यास में बदलाव आया, जिस कारण इस स्प्रिंग पर कौन सी एनर्जी है, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है जो कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन के कारण होती है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन यानी संपीड़न और खिंचाव के कारण जो उत्पन्न होती है। इसके बेहद सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी हमने स्प्रिंग का एग्जाम्पल देखा। इसी तरीके से हम रबर बैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, आपने इसे खींचा, खींचने के कारण क्या हो गया, इसका आकार बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, और इस बल के कारण क्या हुआ, इसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव। तो यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी के कारण है, या वर्क के कारण जो इसमें एनर्जी या ऊर्जा आई है वह आपकी कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हम अगर गुलेल की बात करें, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई गुलेल है, ठीक है, गुलेल है, और आप क्या करते हो, ये जो गुलेल है आपकी, इसकी जो ये बैंड है इसे खींचते हो। तो जब आप गुलेल को खींचते हो तो क्या होता है, आपका जो पत्थर है जो आपने गुलेल की रबड़ पे या इलास्टिक पे फंसा है वो आगे की ओर जाता है। तो गुलेल में जब आपने खींचा तो उसमें कौन सी एनर्जी आई, कौन सी ऊर्जा आई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हम धनुष बाण की बात करते हैं,
धनुष की जो स्ट्रिंग होती है, जो उसकी तार होती है, उस पर आप क्या करते हो, बाण को लगाते हो और खींचते हो। ठीक है, खींचने के कारण क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है और वहां पर भी क्या हो रहा है, विन्यास में यानी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आ रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस वस्तु में स्टोर हो रही है। तो बेसिकली अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, इन सभी केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके कारण हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस। ठीक है, विन्यास में बदलाव, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, खिंचाव और संपीड़न के कारण। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें जो एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है, कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ है, मौजूद है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, potential energy of a spring refers to the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसके आकार के कारण यानी कंप्रेशन या एक्सपेंशन के कारण उस स्प्रिंग में मौजूद होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके स्प्रिंग होते हैं इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा है। एक स्प्रिंग है जो कि एक फिक्स पॉइंट पे जुड़ा है। ठीक है, इस तरीके से ही जुड़ा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक लोड इस पे लगाया है, इसको आप खींचते हो, खींचने के कारण क्या होता है, इसमें खिंचाव आता है और यहाँ पे क्या हो गया, ये एलोंगेट हो गया यानी खिंच गया और यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपने बल किधर लगाया, इधर की तरफ लगाया और आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a spring whose one end is connected to a stable, whose one end is connected to a stable wall and other end is connected to a लोड ए। मान लीजिए एक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा दीवार से जुड़ा है तथा
दूसरा सिरा एक भार ए से जुड़ा है। ठीक है, ये लिखेंगे, आप नोट करेंगे। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, स्प्रिंग पे क्या लगाया, बल। नाउ अप्लाइंग फोर्स now applying force on A, the spring gets stretched by X। बल लगाने पर स्प्रिंग में X खिंचाव आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हुक का नियम लगाएंगे। तो आप लिखेंगे नाउ अप्लाइंग हुक्स लॉ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस स्प्रिंग को खींचा और क्या हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, खिंचाव आया। अब जैसे आप खींचेंगे, बल लगाया आपने, खिंचाव आया, विस्थापन हुआ, फिर आप इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि ये वापस अपनी स्थिति में आ जाए। ठीक है, यानी क्या होगा, हमने बल इधर लगाया, फोर्स हमारे द्वारा यहाँ पे लगाया गया, लेकिन इस स्प्रिंग पर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी उत्पन्न हुआ, जो कि किधर की तरफ लगेगा, इसके ऑपोजिट दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ बाय अप्लाइंग हुक्स लॉ, यानी हुक के नियम के अनुसार हुक के नियम के अनुसार हमें क्या पता है, restoring force is directly proportional to stretch और compression। इसके अनुसार है आपका, हुक के नियम के अनुसार क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो स्ट्रेच या कंपैरिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रीस्टोरिंग फोर्स वह बल होगा जो कि हमारे द्वारा लगाए गए बल के समान होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत, यानी नेगेटिव साइन आएगा आपका एफ के साथ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके एक्स के, या हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब आप इसे हटाएंगे तो आ जाएगा एफ इक्वल्स टू, ये हटेगा तो के माइनस के एक्स। ठीक है, जो कि क्या है आपका, के क्या है, के आपका है स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी के क्या है आपका, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, के है, नोट करेंगे। अब हम अगर के के बारे में बात करें, स्प्रिंग नियतांक के बारे में बात करें, तो स्प्रिंग नियतांक क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/L के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल क्या है, स्प्रिंग की लंबाई।
स्प्रिंग की लंबाई, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये स्प्रिंग था इसका ये सिरा ए सिरा पकड़ा और खींचा, खींचा यानी हमने बल लगाया, बल लगाया, विस्थापन हुआ, एक्सटेंशन आया, तो यानी यहाँ पे कुछ कार्य किया। ठीक है, विस्थापन हुआ है, एक्स विस्थापन हुआ है, तो हम यहाँ पे आप कार्य को कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा, स्प्रिंग वर्क डन ऑन स्प्रिंग, या वर्क डन जो होगा। ठीक है, तो अगर हम बाय स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, स्प्रिंग द्वारा किया गया। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने इस पे बल लगाया जिस कारण क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ, ए पोजीशन पे गए। अब इसके बाद जैसे ही हमने इसे छोड़ा तो स्प्रिंग ने भी कुछ कार्य किया, वापस ये अपनी पहली पोजीशन में आ गया। क्या हुआ, एक रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ जो कि क्या था, माइनस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग के द्वारा कार्य किया गया और माइनस एफ जो है आपके बल के कारण ये अपनी पहली स्थिति में आ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कार्य होगा आप लिखेंगे डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू वो हो जाएगा फोर्स यानी माइनस एफ और डिस्प्लेसमेंट आपका डीएक्स। अब आप इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x तक। ठीक है, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, माइनस एफ आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x तक dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, w इक्वल्स टू, आप क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं होता है तो x या a ले लेते, a नॉट डी ए इक्वल्स टू क्या होता है आपका a 0 प्लस 1 अपॉन 1 यानी a 1 यानी a। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस एफ की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो माइनस एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस एफ की वैल्यू है, माइनस एफ इक्वल्स टू है, माइनस साइन इधर होगा तो आपका क्या हो जाएगा के एक्स। ठीक है, तो के एक्स लिख देंगे यहाँ पे और ये डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के एक्स लिख देंगे, डीएक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपका, आप ये जानते हैं कि जब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, ए रेज़्ड पावर 1, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2, यानी ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा, ठीक है, के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, जब इंटीग्रेशन होगा तो डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे वर्क डन आया, नोट करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया था, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है,
या आप लिख सकते हैं एफ माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एफ और एक्स के बीच में क्या है, रिलेशन डायरेक्ट का है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर आप एक्स अक्ष में जो है डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और वाई अक्ष में जो है आप फोर्स लेते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा और इसका संरक्षण। अब जब भी हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यह वह ऊर्जा है जो मोशन और पोजीशन के कारण होती है। जब भी हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, बेसिकली जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सम होती है, योग होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किस किस का योग होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का यह योग होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी भी वस्तु की मैकेनिकल एनर्जी उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु है, ए पोजीशन में है, इसे लिफ्ट किया गया, उठाया गया, 20 पोजीशन तक लाया गया। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस पे अलग अलग प्रकार की आपकी एनर्जी होगी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बेस पे या जब वस्तु आपकी सरफेस पर है, सतह पर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होगी क्योंकि H क्या है 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वही जब हम बी स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट आपकी मैक्सिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे 0 होती है क्योंकि V 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो है वो आपकी मैक्सिमम होती है। अब हम इन बिटवीन की बात करें, इन दोनों स्थितियों के बीच की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जब भी ये वस्तु ऊपर मूव करती है, गति करती है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव। जैसे कि बेस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी अधिक होती रहेगी या ज्यादा होती रहेगी। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, दोनों ऊर्जाओं का कन्वर्जन हो रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है, कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी की। इसी तरीके से जब ये बी स्थिति पे पहुंच जाती है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, वही गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और जैसे ही ये वहां से नीचे गिरती है तो आपका रिवर्स हो जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक जो फैक्टर है, एक एनर्जी है जो कि कांस्टेंट रहती है, वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, इनका योग होती है। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु गति कर रही है जिसपे आपका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी पड़ रहा है, जो है ये मूव भी कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो कंबाइन में हम इसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। द मैकेनिकल एनर्जी E of a body refers to the sum of kinetic energy and potential energy V of the body, यानी E बराबर K प्लस V। यानी यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की जो है गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ये कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होती। तो यह क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, क्वांटिटीज मेजर्ड इन जूल, और इसे किसमें मापा जाता है, जूल्स में मापा जाता है। वी कैन शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व।
हम क्या समझते हैं या हमने क्या देखा है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी सिस्टम की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे कि इस केस में वस्तु को हम ए से बी स्थिति की ओर ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और अगर हम इन दोनों का टोटल देखें, यानी मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो मैकेनिकल एनर्जी हर एक बिंदु पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियत है, यानी सेम है। If the force doing work on the system is conservative, और अगर यहाँ पे जो फोर्स है, जो भी यहाँ पे कार्य कर रहा है वो कंजर्वेटिव है, then this is known as the principle of conservation of total mechanical energy। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा की संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है कि जब भी हम जो है कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स लगाकर हम कुछ कार्य करते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है निकाय की, सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है, एक नियत होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के को संदर्भित करती है, यानी E बराबर K प्लस V। जाहिर है किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा जूल में मापी जाने वाली एक अदिश राशि है। हम दिखा सकते हैं कि यदि तंत्र पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है तो तंत्र की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षी रहती है। इसे कुल यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वो बराबर होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के ये क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, क्या जानते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप डेल के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू एफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। तो
काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो एफ डी एक्स के बराबर हो जाएगा। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, नोट करेंगे। इसको आप यहाँ पे डेल लिख लीजिए, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये स्मॉल वर्क को स्मॉल जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लिखेंगे एज फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, एज फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो आपका हो जाएगा माइनस डेल वी इक्वल्स टू एफ डेल एक्स, ये आप लिख सकते हैं डेल वी इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डेल एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, नोट करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे एडिंग 1 and 2, क्या मिलेगा आपको, डेल के प्लस डेल वी इक्वल्स टू एफ डेल एक्स माइनस एफ डेल एक्स, एफ डॉट डेल एक्स माइनस एफ डॉट डेल एक्स। दोनों ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो डेल के प्लस डेल वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम डेल्टा हटाएंगे तो के प्लस वी इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी दोनों क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ठीक है, अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है आपका यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये आपका सच है। ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से यहाँ पे प्रूफ किया गया है। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि जो आपका मोशन है वो एक ही डायमेंशन में है, एक ही विभव में है, और हम क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसने क्या किया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, और इस पर क्या लगा है, कंजर्वेटिव फोर्स लगा है। कंजर्वेटिव फोर्स आप जानते हैं, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर निर्भर करती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी कार्य के, और कार्य का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स डेल एक्स। अब फोर्स कंजर्वेटिव है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वी डेल वी, वो हो जाएगा बराबर एफ एक्स डेल एक्स, या आप डेल वी बराबर माइनस एफ एक्स डेल एक्स ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो डेल के अपॉन डेल के प्लस डेल वी 0 आ जाएगा, यानी आपका के प्लस वी क्या आ जाएगा, ई मैकेनिकल एनर्जी यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ये जाना। ठीक है, आपका मैकेनिकल एनर्जी की जो कंजर्वेशन की जो थ्योरम है वो हमने डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया। स्प्रिंग जो आपका इलास्टिक ग्रेविटेशनल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से स्प्रिंग में लगती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। हम जो है यह देखेंगे कि किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी जो है आपकी कांस्टेंट रहती है जब भी हम किसी वस्तु को जो है ऊपर से नीचे फेंकते हैं। इसको हम
हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के थ्रू डिराइव करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा होता है। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।